नमस्कार, मैं अमन कुमार तिवारी, इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट, बड़ा बिजनेस। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं एक बहुत ही ज़रूरी और एक बहुत ही सीरियस टॉपिक जिसका नाम है डेट ट्रैप, जिसमें बहुत सारे लोग फंसते चले जाते हैं पर उनको पता नहीं लगता कि मैं कैसे फंस गया, और एक ऐसा पॉइंट आता है जब वो कुछ नहीं कर पाते। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो डेट ट्रैप एक ऐसा जाल है जिसमें एक इंडिविजुअल, एक कंपनी या फिर एक बिजनेस एक उधार चुकाने के लिए दूसरा उधार लेती है, दूसरा उधार चुकाने के लिए तीसरा उधार लेती है। तो ऐसे में क्या होता है, एक उधार का साइकिल बन जाता है, ठीक है, जिसमें क्या होता है, जो दूसरा उधार रहता है वो पहले उधार से महंगा होता है और तीसरा जो उधार रहता है ना, वो दूसरे उधार से महंगा हो जाता है। तो ऐसे में क्या होता है, एक ऐसा समय आ जाता है जिसमें और उधार मिलने की संभावना खत्म हो जाती है। तो ऐसे में क्या होता है, एक डेड एंड आ जाता है जिसके कारण अब कहीं से उनको उधार नहीं मिलता। तो इसे कहते हैं डेट ट्रैप। आइए समझते हैं हम इसे एक एग्जांपल से। मान लीजिए एक आदमी है जिनका नाम मिस्टर गुप्ता है। गुप्ता जी एक नौकरी पेशा आदमी है जिनकी सैलरी 50,000 है। तो उन्होंने क्या किया, एक गाड़ी लेने का प्लान किया। उनका मंथली मतलब उनका मंथली जो अर्निंग है वो 50,000 रुपये का है, जिसमें से मंथली एक्सपेंडिचर तो उनका होता ही है। उसी बीच में गुप्ता जी ने सोचा कि एक गाड़ी लिया जाए। तो उन्होंने एक गाड़ी लिया। गाड़ी लेने के बाद क्या हुआ, फिर कुछ दिनों बाद उन्होंने ये सोचा कि एक हाउस मतलब घर लेते हैं। तो वो जो घर लेंगे उसका कीमत था 25 लाख रुपया, और 30 साल के लिए उसका EMI हुआ, और जो इंटरेस्ट था वो आपका पड़ा 6.7% का इंटरेस्ट बढ़ा उनका। तो अब क्या होगा, ऐसे में उनको 30 साल तक कंटिन्यू लोन देना पड़ेगा। तो मान लीजिए कि कभी ना कभी कोई एक ऐसा कंडीशन आ जाता है जिसमें क्या होता है, उनको कुछ मतलब कोई एक्सीडेंट्स वगैरह हो जाता है या फिर कोई दुर्घटना हो जाती है। तो ऐसे में क्या होगा, उनको और पैसे की दरकार होगी, मेडिकल जाएंगे तो और पैसा चाहिए होगा। तो क्या होगा, अब इससे ओवरकम करने के लिए वो क्या करेंगे, या तो एक और उधार लेंगे, पर्सनल लोन लेंगे बैंक से, या फिर कोई रिलेटिव से कहीं से फिर उधार लेकर आएंगे। तो अब जब आप देखेंगे तो वो जब चेक करेंगे तो क्या होगा, उनका जो एक्सपेंसेस है वो ज़्यादा हो गया है इनकम के बदले में। तो इसमें क्या करना होगा, उनको एक उधार चुकाने के लिए दूसरा उधार लेना होगा, दूसरा उधार चुकाने के लिए तीसरा उधार लेना होगा। ऐसे में क्या होगा, वो एक पूरे डेब्ट साइकिल में फंस चुके हैं, डेब्ट ट्रैप में फंस चुके हैं, उनका डेब्ट एंड आ चुका है। तो वो एक मतलब अब उनको कहीं से उधार नहीं मिलेगा, लेकिन उनको वो कंटिन्यू उधार चुकाना पड़ेगा। तो जानते हैं ऐसा क्यों होता है, ये इसलिए होता है कि किसी को बिना प्रॉपर नॉलेज के बिना वो पैसा यहाँ वहाँ इन्वेस्ट करने लगता है, या फिर कहीं से ये लोन ले लेगा, कहीं से वो लोन ले लेगा, मतलब जैसे तैसे जो तो करने लगता है। मतलब लेक ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग के कारण ये होता है। दूसरी बात, लेक ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग में ये नहीं डिसाइड कर पाते कि उनका वो अर्न कितना करते हैं, उनका घर का खर्चा कितना है, वो मतलब लोन लेने लायक है भी या नहीं, वो जो लोन लेंगे पर मंथ की EMI वो भुगतान कर पाएंगे कि नहीं, ये नहीं सोचते, वो डायरेक्टली लोन ले लेते हैं। तो और एक मैं आप लोगों को एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए मिस्टर राम है। मिस्टर राम ने क्या किया, कोविड सिचुएशन के बाद उनको ऐसा लगा कि अब जो ई-कॉमर्स का बिजनेस वो बहुत स्केल अप करने वाला है। तो उन्होंने क्या किया, डायरेक्टली बैंक के पास गए और बैंक के पास जाकर उन्होंने 20 से 30 लाख का लोन ले लिया। और 20 से 30 लाख का लोन लेने के बाद उन्होंने अपना खुद का एक वेबसाइट स्टार्ट किया, जिसके लिए उन्होंने कोई एक ऑफिस स्पेस लिया और कुछ मैन पावर हायर किए। मैन पावर हायर करने के बाद अगर मान लीजिए ऐसा अगर होता कि जितना उन्होंने एक्सपेक्ट किया था, जितनी रेवेन्यू आएगी वेबसाइट स्टार्ट करने के बाद, ई-कॉमर्स पे जाने के बाद, अगर वैसा ना होता तो क्या होता, उनको तो वो जो बैंक से उन्होंने जो लोन लिया था वो तो ऑलरेडी खर्चा हो गया होगा। क्यों? क्योंकि वो कुछ इन्वेंट्री लेकर आए होंगे, क्योंकि सामान बेचना है भाई तो इन्वेंट्री लेके आना पड़ेगा। फिर अगर उन्होंने कोई ऑफिस स्पेस लिया होगा तो उसका खर्चा देना पड़ेगा, उसका रेंट देना पड़ेगा। फिर वो जो मैन रखेंगे, मतलब जो मैन पावर रखेंगे, जो आदमी रखेंगे, उनको तो भाई सैलरी देते रहना पड़ेगा। ऐसे में क्या होगा, उनका तो उन्होंने जो भी लोन लिया वो तो खत्म हो जाएगा। लेकिन उनकी इनकम रहे ना रहे, उनको क्या करना पड़ेगा, उनको हर महीने लोन तो देना पड़ेगा। लोन का जो EMI हो तो हर महीने भुगतान करना पड़ेगा। तो ऐसे में क्या होगा, वो एक डेब्ट साइकिल में फंस चुके हैं, मतलब उनका एक डेब्ट एंड आ चुका है। तो आइए समझते हैं इसे हम और गहराई में। मान लीजिए आपने कहीं से लोन लिया, तो सबसे जरूरी चीज जो होती है आपको देखना पड़ता है इंटरेस्ट।
तो इंटरेस्ट दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सिंपल इंटरेस्ट, एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो मान लीजिए आपने एक लोन लिया, मान लीजिए मिस्टर रामी है, उन्होंने एक लोन लिया, 1,00,000 रुपए का लोन लिया, जिसको उन्होंने कहा कि मैं 3 साल के बाद 10% का इंटरेस्ट मैं 3 साल के बाद उनको रिटर्न कर दूंगा सिंपल इंटरेस्ट पे। तो ऐसे में पहले साल का जो होगा वो कितना हो जाएगा, 10%, 1,00,000 का 10%, 10,000। फिर दूसरे साल में क्या होगा, 1,00,000 का 10, फिर 10,000, तीसरे साल में फिर 10,000। यानी 3 साल के बाद उनको कितना रिटर्न करना पड़ेगा, टोटल 1,30,000 रुपये उनको बैंक को रिटर्न करना पड़ेगा। ठीक है, ये पहला केस। दूसरा केस जिसमें कंपाउंड इंटरेस्ट लगता है, जैसे मान लीजिए आपने एक लोन लिया 1,00,000 रुपए का, सेम 3 साल के लिए लोन लिया। उसमें क्या होगा, आपने जब लोन लिया तो सेम 10% का इंटरेस्ट पे आपने लोन लिया। तो पहले साल में जब आपने लोन लिया 10% के इंटरेस्ट पे, तो पहले साल के अंत में वो हो जाएगा आपका 1,10,000 रुपये बढ़ जाएगा। अब दोबारा क्या होगा ना, वो जो प्रिंसिपल अमाउंट 1,00,000 था, उस प्रिंसिपल अमाउंट के साथ ये इंटरेस्ट 1,10,000 दोनों को जोड़कर दूसरे साल का प्रिंसिपल होगा, यानी 1,10,000 प्रिंसिपल हो जाएगा। तब क्या होगा, ये 1,10,000 में अब इसका 10% कितना होगा, 11,000 रुपया होगा। यानी दूसरे साल के अंत तक वो जो पैसा था वो कितना हो जाएगा, वो 1,21,000 हो जाएगा। अब तीसरे साल के जब शुरुआत होगा, तीसरे साल का शुरुआत के बाद एंड में उनको बैंक को रिटर्न करना होगा, तो 10% का रिटर्न उनको बैंक को करना होगा। 1,21,000 का आप अगर 10% आप जोड़ते हो तो वो कितना हो जाता है, 12,800 रुपया। तो टोटल एट द एंड ऑफ 3 इयर्स उनको बैंक को कितना रिटर्न करना पड़ेगा, 1,33,800 रुपया। तो आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना होगा लोन लेते समय कि आप जो लोन ले रहे हो वो सिंपल इंटरेस्ट पे आ रहे, मतलब उसको सिंपल इंटरेस्ट देना पड़ रहा है या फिर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। मतलब मान लीजिए आपने कोई भी एजुकेशन लोन लिया या फिर कार लोन लिया या फिर होम लोन लिया, तो आप जहां से भी लोन ले रहे हो आप डायरेक्टली पूछ लीजिएगा उन लोगों से कि मतलब जो बैंक के वर्कर्स है या फिर जिनसे भी लोन ले रहे हो कि भाई ये जो लोन है ये सिंपल इंटरेस्ट पे अवेलेबल करवा रहे हो हमें या फिर हमें कंपाउंड इंटरेस्ट पे अवेलेबल करवा रहे हो, और जितना हो सके सिंपल इंटरेस्ट पे लोन लीजिएगा, आपके लिए बेनिफिट होगा। तो आइए अब जानते हैं डेट ट्रैप से कैसे बचा जाए। तो सबसे पहले डेट ट्रैप से बचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करवानी पड़ेगी। तो इसके लिए आप कोई अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर के पास जाइए, उनसे आप अपनी जो भी कैसे क्या करना उन्हें बताइए, वो आपको एक अच्छी प्लानिंग करके दे देंगे। अगर ये नहीं कर पाता तो आपको खुद से खुद प्लानिंग करना पड़ेगा। इसके लिए आपको ये जानना पड़ेगा कि मेरी अर्निंग कितनी है, मेरी एक्सपेंडिचर कितनी है, मेरे को ईएमआई कितना देना है। अब अगर मान लीजिए आपको अगर एक डेब्ट को ओवरकम करना है, डेब्ट खत्म करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, या तो अपनी अर्निंग बढ़ानी पड़ेगी, अर्निंग को इंक्रीज करना पड़ेगा, या फिर आपका जो एक्सपेंस है उसको कम करना पड़ेगा। जो पैसा बचेगा उससे आप डेट मतलब उधार जो है वो उधार मार पाओगे। ये दो कंडीशन है, ये दोनों में काम करना पड़ेगा। इसके अलावा उतना ज़्यादा कोई ऑप्शन है नहीं अगर आपके पास कोई दूसरा इनकम सोर्स अगर नहीं है तो। अब मान लीजिए आपकी नौकरी चली गई, आपका जो बिजनेस था वो पूरा ठप हो चुका है, आप जो जॉब करते थे वो पूरा खत्म हो चुका है, तो एक्स्ट्रा इनकम आने का कोई बात नहीं है, आपका एक्सपेंसेस और बढ़ गया है। तो ऐसे में क्या करेंगे आप, ऐसे में तो आपका डेट पेन आ जाएगा। तो ऐसे में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पर्सनल बैंकरप्सी फाइल करनी पड़ेगी। यानी एक अच्छे एडवाइजर के पास, एक अच्छे फाइनेंशियल प्लानर के पास, एक अच्छे वकील के पास, लॉयर के पास जाकर आपको बैंक में ये केस फाइल करना पड़ेगा कि मैं बैंकरप्ट हो चुका हूं। ऐसे में बैंक आपका जो भी आपने जो केस फाइल किया, आपका लिस्ट वगैरह देखेगी, उसमें वो ध्यान देखेगी कि आपका एसेट ज़्यादा है या लायबिलिटी ज़्यादा है। और अगर आपका लायबिलिटी ज़्यादा है यानी आपके ऊपर दायित्व ज़्यादा है, एसेट्स के कंपैरिजन में दायित्व ज़्यादा है यानी चुकाना ज़्यादा है, तो आपको बैंक क्या करेगी, कंपनसेशन दे देगी। ऐसे में क्या होगा, आप आराम से लोन भी चुका सकते हो और एक अच्छे से स्वास्थ्य जिंदगी जी पाओगे। लेकिन अगर ऐसा बैंकरप्ट फाइल नहीं किया गया तो क्या होगा, पूरा टेंशन रहेगा हमेशा दिमाग पे, ये वो करते रहना है। तो मेरे हिसाब से जब कुछ ऑप्शन नहीं बचता है तो अपने आप को बैंकरप्सी मतलब कोर्ट में जाकर बैंकरप्ट फाइल कर दीजिएगा, फिर प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ, एक अच्छे लॉयर के साथ, तो आपके लिए ये बहुत हेल्पफुल हो जाएगा। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। और इस बार मैं आप लोगों को काम दे रहा हूं कि आप लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगला वीडियो किस चीज पर मैं लेकर आऊं, किस चीज पर अगला वीडियो बनाऊं, वो आप लोग बताइए मुझे। आप लोग जिस टॉपिक पे कहोगे, मुझे ज्यादा कमेंट जिस टॉपिक पे मिले मैं उस टॉपिक पे वीडियो बना दूंगा, है ना। तो ये वीडियो पूरा देखने के लिए सॉरी एक बात और,
अभी बीसीपी ज्वाइन करिए। ये जितना भी मैं सीख रहा हूं, जहां से लर्निंग ले रहा हूं, सब हमारी बड़ा बिजनेस जो हमारी कंपनी है, डॉक्टर विवेक बिंदास जो सीईओ एंड फाउंडर है, उन्होंने कोर्स लॉन्च किया बीसीपी, बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम। इसमें आपको पर्सनल कोच भी मिलता है, सब मैं वहीं से सीख रहा हूं। मैं रिक्वेस्ट करता हूं आप लोगों से भी, आप लोग आइए, जानिए इस कोर्स के बारे में, कैसे क्या करना है। आप लोग भी एनरोल करिए, आप लोग भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो अब है ना, ये चैनल सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियो पूरा देखने के लिए और ये वीडियो को शेयर करने के लिए आप लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।